नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को प्लीज एज ए एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपको रिस्क के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से जरूर काम करिए। पूरे का पूरा आपके ओपिनियन के हिसाब से काम होना चाहिए। मेरे ओपिनियन से सिर्फ सीखना है, आपके ओपिनियन से आपको काम करना है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि स्टील इंडस्ट्रीज के कितना ग्रोथ हो सकते हैं। इसमें एक एक दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे, तो मैं आपको एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि जब जब कोई भी कंट्रीज का डेवलपमेंट होते हैं तब तब उस कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो डिमांडेबल प्रोडक्ट होते हैं वो है स्टील। क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा तो बिल्डिंग बनेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन बनेंगे, बहुत सारे अलग अलग मतलब स्टेडियम बनेंगे, बहुत कुछ बनने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जब ग्रोथ होगा तो सबसे ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट होगा वो है स्टील। और टाटा स्टील आज का नहीं, बहुत पुराना कंपनी है। 19 सेंचुरीज का कंपनी है। 19 हाँ 7 सेंचुरीज का कंपनी है, तो इतना पुराना कंपनी है। और इस कंपनी की खासियत यही है कि टाटा स्टील एक अलग लेवल का चेन बिजनेस करते हैं, जहां पे कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूअसली रूट ओवर होते रहते हैं। तो इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि मेटल सेक्टर में एक दिक्कत तो हमेशा रहती है कि ग्लोबली मार्केट में कोई भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आए तो सबसे पहले मेटल सेक्टर में करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ तो ऑब्वियसली होगा ही, मगर बहुत हाई वोलेटिलिटी के साथ। अगर यही चीज को जाकर आप गूगल में सर्च करेंगे, चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ आप कैसे सर्च करेंगे। आप टाटा स्टील लिख दीजिए, उसके साथ शेयर प्राइस भी लिख दीजिए। उसके बाद आपको मैक्सिमम में जाना है तो आप देखेंगे, तो देखिए किस तरीके से कंपनी ने 1700% के आसपास रिटर्न दिया। तो 1700% के आसपास मतलब कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 17 टाइम्स रिटर्न दिया। तो उतना खास रिटर्न मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगा, 70 टाइम्स बहुत कम है। और कंपनी की सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए कितना वोलेटिलिटी है। जब जब करेक्शन हुआ आपको लग रहा है कि ये जो छोटे छोटे जो करेक्शन हुआ, आपको लग रहा है कि छोटे मोटे करेक्शन है, बिल्कुल नहीं। अगर टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक अगर मार्किंग करके दूं, तो इस लेवल को मैं एक बार मार्किंग करके दूं तो ओवरऑल आप देखेंगे, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जो परफॉर्मेंस है वो करीबन 60% के आसपास नेगेटिविटी देखने को मिला है। तो सोचिए 60 to 70% करेक्शन होने वाला कंपनीज के ऊपर हमेशा आपको रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहेंगे कि सर टाटा ग्रुप की कंपनी है तो इसमें तो एक पोटेंशियल है। हाँ, आपके बात सही है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, पोटेंशियल है। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नंबर 1 जेएसडब्ल्यू है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है टाटा स्टील। तो फिर भी मैं टाटा स्टील के ऊपर छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ और जब जब ट्रेड बनता है तो मैं अच्छा खासा क्वांटिटी ट्रेड के हिसाब से लेता हूँ। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, जैसे कंपनी का देखिए आरओसी आरओई एवरेज लेवल के है, इनकम बहुत तगड़ा है, हाथ में कैश भी बहुत शानदार है, और अर्निंग पर शेयर छोटा मोटा है, कम है। और कंपनी के देखिए आरओसी 3 साल में बहुत शानदार है। और सबसे जो पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला वो आप देखेंगे वो है रेशियोज, जो है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। कि कंपनी जितने पैसे बिजनेस के ऊपर लगा रहा है तो उनके हाथ में पैसा वापस कितने दिन में आ रहा है। देखिए पहले तो 46 डेज में आ रहा था, बीच में 74 डेज हो गया था, 99 डेज हो गया था, आज वो घट के हो चुके 66 डेज। इसका मतलब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखना चाहिए। तो कंपनी जब जब इस डेटा को जब जब जितनी जल्द से जल्द हाथ में पैसे लेके आएंगे उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। तो रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो कंपनी देखिए हर क्वार्टर्स में खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। मगर गड़बड़ी कहाँ पे हुआ, कंपनी इस बार सेल्स तो थोड़ा सा कम किया, फिर भी उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस ज्यादा कर दिया। तो इस एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो, तो प्रॉफिट मार्जिन कुछ इस तरीके से है, 7,700 करोड़ से घट के हो चुके 5,500 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है और हमेशा इस तरीके से परफॉर्मेंस होता देखने को मिल ही जाएगा। कभी 4,000 करोड़, कभी 9,000 करोड़, उसके बीच में फिर से 7,000, 1,200 करोड़ नेगेटिव। तो इस तरीके से हलचल आपको हमेशा दिखेगा। मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, सेक्टर ही ऐसे है, जिस सेक्टर में हमेशा इस तरीके से हलचल है। फिर भी टाटा स्टील के ऊपर मैं प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि आज बुर्ज खलीफा आप सभी जानते हैं, जो दुबई के सबसे सबसे टॉलेस्ट जो टावर्स है, जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है,
उसकी जो स्टील जो मतलब पूरे का पूरे जो स्टील लगा है वो टाटा स्टील ने ही लगा है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में खुद के बिजनेस को फैला के रखे हैं। तो कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक डेटा दिखा दूं तो कंपनी कंटिन्यूसली एक एवरेज लेवल में बाइंग देखने को मिलता है। उतना ज्यादा बाइंग भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है, तो एक एवरेज लेवल के आसपास है। अगर यही चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे ले चुका हूँ जो एक कफ विथ 100 पैटर्न बना है। और जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा ट्रेड एक्चुअली इस कैंडल के आसपास हुआ क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास टारगेट हो चुका, मतलब टारगेट के आसपास कंफर्मेशन हुआ है, तो इसलिए मैंने इंतजार किया। जब करेक्शन हुआ उस करेक्शन के हिसाब से मैंने एंट्री लिया। तो यहाँ पे मेरा एंट्री है और मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको रिटेस्ट करने के बाद वापस जा सकते हैं, ऐसे गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, देखा जाएगा टारगेट होगा कि नहीं। अगर टारगेट बनेगा तो 18% का टारगेट मुझे मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी भी है क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। इसका मैनेजमेंट मुझे बेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिलता है क्योंकि आज तक 1 रुपया भी कर्जा ना लेकर काम कर रहा है। कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है और इनकम बहुत तगड़ा है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस कंपनी के ऊपर उठ चुके हैं कि इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी आज तक एक भी ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च नहीं किया, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ये भी बता चुके हैं कि कंपनी 2024 से 25 के अंदर ईवीज मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो इतने दिनों तक मार्केट में क्यों लॉन्च नहीं किया, उसके पीछे कारण भी है। उसके पीछे कारण यही है कि मारुति ये नहीं चाहता है कि मार्केट को रिसर्च ना करके, मार्केट का डिमांड ना जानकर ही वो कोई भी गाड़ियां मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे। उसके बाद मेरे हिसाब से कंपनी अलग लेवल में डिसीजन यहाँ पे ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो एक लार्ज कैटेगरीज की कंपनी है, एक लार्ज कैपिटल कंपनी कैटेगरीज कंपनी है। और कंपनी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। और इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी क्वालिटी में उतना खास हो ना हो, कंपनी क्वांटिटी के हिसाब से ज्यादा काम करते हैं। इसका मतलब इसका गाड़ियां ज्यादा बेचते हैं और कंपनी का क्वालिटी के हिसाब से कंपनी का हाईएस्ट जो गाड़ियों का प्राइस है वो 30 लाख के मतलब सॉरी 20 लाख के नीचे है। उससे ज्यादा आपको ऊपर गाड़ियां देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी एक अलग लेवल में बिजनेस कर रहा है। कंपनी क्वांटिटी के साथ काम कर रहा है, कंपनी क्वालिटी के साथ काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो रेटिंग्स होते हैं गाड़ी का वो उतना खास नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं कंपनी के कोई मतलब बुराई नहीं करने आया हुआ हूँ, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझाने के लिए आया हुआ हूँ। तो आप समझ कर काम करिएगा तो सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। तो कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली देखिए कंपनी सेल्स को अलग लेवल में इंक्रीज किए। पिछली बार जो सॉरी मैं क्वार्टरली सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए क्वार्टर पिछली बार 26,000 करोड़ का सेल्स हुआ था, इस बार 32,000 करोड़ के आसपास सेल हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया। और एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो एक्सपेंस है, अब ध्यान से एक चीज को देखना, एक चीज को आपको जरूर देखना चाहिए कि कंपनी का देखिए मटेरियल जो कॉस्ट है वो अब देखेंगे तो 73% के आसपास मटेरियल कॉस्ट देखने को मिला। और एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो 5% के आसपास है। इसका मतलब एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो बहुत कम देखने को मिला है। और इस हिसाब से मुझे इस कंपनी के ऊपर हाई स्टेबिलिटी स्टैंड देखने को मिलता है। तो कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, कंपनी लास्ट ईयर से देखा है तो कंपनी डबल के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। देखिए जब कंपनी क्वार्टरली डबल के आसपास प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो एक पॉजिटिविटी तो बनता है। और उस पॉजिटिविटी के हिसाब से मैंने एक ट्रेड भी लिया, जो ट्रेड मैं आपके साथ मेंशन करूंगा। उससे पहले इन्वेस्टर क्या कर रहा है वो देख लीजिए। देखिए कंपनी में दम है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे वो प्रोमोटर हो, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी दिखेगा। देखिए सारे व्यक्ति ने होल्डिंग को उठा कर रखे तो इसलिए पब्लिक को उतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं मिला। तो कंपनी जो प्रॉफिट रेशियो दिया, कंपनी एवरेज रिटर्न आपको 20% के ऊपर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर 5% 5 साल में तो 8% का रिटर्न दिया। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे 5 साल में हुआ है और वो रिकवरी जरूर हो जाएगा क्योंकि आपको 10 साल तक मैं दिखा दूं तो 23% के आसपास कंपनी का यहाँ पे जर्नी देखने को मिला है। ओवरऑल अभी कंपनीज के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डेटा है वो आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में जून मंथ में सॉरी जुलाई और अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया। अभी बाइंग क्यों हुआ वो देखने के लिए आपको चार्ट पैटर्न देखना होगा। देखिए जुलाई और अगस्त मंथ में यहाँ पे इस जगह पे देखिए अच्छा खासा बाइंग, और जुलाई और अगस्त मंथ में इस जगह पे अच्छा खासा बाइंग इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी वही रेंज को रिटेस्ट कर रहा था, वही रेंज को वो ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है जो कंपनी का एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे देखिए फिर से एक हैंडल बनाकर ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कर चुके हैं। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री ले चुका हूँ और मेरा जो टारगेट होगा
वो करीबन 17% के आसपास। और मेरा टारगेट निकल के आ रहा है, मैं जो टारगेट को अचीव अगर होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो 11,400 मतलब 60 के आसपास इस लेवल में मेरा टारगेट अचीव होगा। तो मतलब मेरा टारगेट अचीव होगा मतलब मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। देखिए फाइन ऑर्गेनिक, इसके नाम में ही मुझे फाइन फाइन वैल्यूएशन देखने को मिलता है। ये कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ते में है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो कम है, और कंपनी का मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी की खासियत क्या है और वीकनेस क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। और कंपनी देखिए किस किस के ऊपर काम करते हैं, फूड्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो आप देखेंगे तो कंपनी का मेजर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स का। और जिस सेक्टर का हालत आज खराब है, वो सेक्टर का हालत खराब होने के पीछे कारण यही है कि कारण है स्पेशलिटी केमिकल्स, क्योंकि मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल्स का प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कम हो चुके हैं, और इस कम होने के कारण शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अभी कंपनी का आरओसी एंड आरओई के बारे में बात करूं तो कंपनी में जो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है, ध्यान से इस चीज को समझना कि कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही एक कुछ अलग लेवल में देखने को मिला। और देखिए कंपनी डेट फ्री कंपनी है, और सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी का जो बाकी पैरामीटर्स है जैसे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ड है, रिटर्न ऑफ एसेट बेस्ड है, इंटरेस्ट कवरेज बेस्ड है, इबिटा मार्जिन भी बेस्ड है, क्विक रेशियो भी ठीक ठाक है 1% के ऊपर है, और पेग रेशियो भी 1% के नीचे है। हर दिशा से देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ड है। जब इतने सारे पॉइंट्स बेस्ड होगा तो कोई ना कोई तो कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा। तो कहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा दिखा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और वीकनेस कहाँ पे है, देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, आपको वहां पे कंपनी का थोड़ा सा सेल्स डाउन देखने को मिलेगा। इस सेल्स डाउन होने के पीछे कारण तो मैं आपको समझा चुका हूँ। और कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वहां पे भी डाउन साइड देखने को मिला। जब सेल डाउन हुआ है तो प्रॉफिट भी डाउन होगा। और इसी के चलते है कंपनी का जो इन्वेस्टर है उन्होंने देखिए माल को थोड़ा सा स्टेक को यहाँ पे बेचा। किसने बेचा? एफएस ने बेचा, मतलब डीएस ने क्वांटिटी को ऐड किया, मतलब होल्डिंग को इंक्रीज किया, पब्लिक ने भी होल्डिंग को इंक्रीज किया। और मेन मुद्दे पे चले आते हैं कि कंपनी का जो हालत है, अभी जो फिलहाल की जो हालत है, कंटिन्यूसली देखिए थोड़ा सा बाइंग किया गया, उसके बाद थोड़ा सा क्वांटिटी सेल ऑफ भी किया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से। अभी कंपनीज के एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो मेरे हिसाब से बेस्ट चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है। मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ जब इस शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, इसको बोला जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिवर्सल अगर ब्रेकआउट करे किसी भी लेवल्स में, अगर ब्रेकआउट दिखे तो देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना था, उस कैंडल के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, मुझे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिला। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाते हैं तो मैं एंटी जरूर लूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा, मैं टारगेट को आपको मार्किंग करता हूँ। तो इस डाउन साइड से अगर टॉप लेवल तक मैं टारगेट को मार्किंग करूँ तो ओवरऑल कंपनी की जो टारगेट है वो एक अच्छा खासा टारगेट बन सकते हैं, और 90 to 20% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो प्रीवियस स्विंग हाई है, जो स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई है, उसके नीचे इस टारगेट को बना है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है इस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। बाकी देखिए कंपनी के ऊपर काम करिए, समझकर सोचकर काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है गुजरात थीमस बायोसिस्टम लिमिटेड। तो ये कंपनी भी देखा जाए तो एक मतलब फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। कंपनी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया कि कंपनी स्प्लिट करने वाला है। कंपनी का जो 5 रुपए का फेस वैल्यू था उसको वो 1 रुपया बनाने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी आपको 5 शेयर देने वाले हैं। तो इस 5 शेयर पाने के लिए आपको कंपनी के ऊपर रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी भी कंपनी के ऊपर आपको बोनस स्प्लिट मिल रहा है तो खुश मत हो जाना। कभी कभी बोनस स्प्लिट भी आपके लिए घातक बन सकते हैं। तो कंपनी का कुछ टिक्स होते हैं इस तरीके से बोनस स्प्लिट देने के लिए, तो आप प्लीज रिसर्च करके ही काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इसी तरीके से इन डेप्थ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरे वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता, मेरे सिर्फ एजुकेशन पर्पस में वीडियो होता है। तो प्लीज एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो को जरूर स्टडी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।